अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज कराची वालों के लिए बड़ा अहम दिन रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा और अहम मुलाकातें हुई हैं। अहम शख्सियात से अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़रा ने स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का ये कहना था कि मुआशी तरक्की का आगाज़ हो चुका है और मुल्की मईशत अपने कदमों पर खड़ी है। दौरा कराची शहर कायद के बासियों के लिए क्या नवीद लेकर आएगा, मसाइल का हल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पर भी बात करेंगे। और क्या वाकई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी हमारे मौजू का हिस्सा रहेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपिक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है। अहम फैसले यहाँ भी मुतवक्के हैं या फिर शायद सख्त फैसले। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ क्यों तहरीरी मुआहदे से पहलू तही कर रही है, क्या मुज़ाकरात के नाकाम होने के चांसेस हैं। ये तमाम आज के मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट में मेरा पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। मोहसिन काज़मी साहब हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनसे भी बात करेंगे। जबकि बैरिस्टर अली ताहिर साहब, PTI से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया। पहले बात कर लेते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अली ताहिर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अली ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कैसे देखते हैं आप शहर कायद के बासियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसको एक फोटो सेशन से ज्यादा कुछ नहीं समझता और उससे कम भी कुछ नहीं समझता। अब माशाअल्लाह उनके पास बेहतरीन फोटोग्राफर्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं। उन्हें ये भी पता लग गया है कि टिकटॉक पे भी डालना होता है। अलबत्ता जो भी टिकटॉक पे डालते हैं वो बेचारों को उल्टा पड़ जाता है। बेशक वो हो या वो हैंड हग हो, जो चीज टिकटॉक पे डालते हैं वो उनको उल्टी पड़ जाती है। बट आई डोंट सी इट एनीथिंग एल्स देन अ फोटोग्राफिक सेशन। और हर दफा वो आते हैं जी, वैसे तो बहुत ही रेगुलर विजिट्स हैं, लेकिन हर दफा वो आते हैं, चंद सिलेक्ट लोगों से मिलके चले जाते हैं जो इस कराची के स्टेक होल्डर्स ही नहीं है। उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो फॉर्म 47 पर जितवाए गए हैं जाली कागजात बनाकर, लेकिन जिनको कराची के लोगों ने 1500 2-2000 वोट भी नहीं दिए। और बाकी चंद बिजनेसमैन हैं, वो कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उसके साथ जो है वो जाहिर है उन्होंने बिजनेस करना है अपना, तो वो उसके साथ चमी हो जाते हैं और वो आके यहाँ पे मिलके चले जाते हैं। मैं तो एक फोटोग्राफिक सेशन से इसको और कुछ ज्यादा नहीं समझता, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस तरफ अटेंशन ही किसी की नहीं है। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जिसके कल तक खबरों का जो हेडलाइंस आ रही थी वो ये था कि बच्चों को गटर में गिरने से कैसे बचाया जाए, और मेयर साहब कह रहे थे जी कि वो ढक्कन लगाना या चोरी से रोकना वो मेरा काम थोड़ी है, वो तो पुलिस का काम है। बंदा पूछे, पुलिस तो पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है 2008 से। लेकिन बस जी, मैं इसको फोटोग्राफिक सेशन से ज्यादा कुछ नहीं समझता। अच्छा, तो जो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार दे दी गई, तकरीब का इनेकाद किया गया, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने उस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत अपने कदमों पे खड़ी है। मतलब PM है, उनके बयान की कोई अहमियत है ताहिर साहब? देखिए, जाहिर है किसी भी वजीर आजम के बयान की बड़ी अहमियत होती है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। लेकिन उस वक्त जब मुल्क के अंदर कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर मौजूद ना हो, अगर मुल्क में एक सुपर प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये सिर्फ एक सिविलियन फेस हो, जो लोगों को पता हो कि 16 सीटें नहीं जीते और फॉर्म 47 पे खुद भी जीत के आए, भतीजे को भी जिताया, भाई को भी जिताया, वो भाई जो लीडर है वो लंदन गए हुए हैं, तो उनकी बातों को तो अहमियत ना इंटरनेशनल स्टेज पे मिल रही है। आप देख लीजिए इंटरनेशनल मीडिया किसको रिपोर्ट करता है और ना नेशनल मीडिया पे मैं समझता हूं कि कोई बात करने वाली है। बाकी इन सो फार है, ये आपने कहा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी स्टॉक एक्सचेंज है जी, तो मैं आपसे देखे ना, नंबर्स गेम है। वैसे तो मुजम्मिल असलम ने कल रात को बड़ा अच्छा इसका पोस्टमार्टम कर दिया था, लेकिन बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ द इकोनॉमी, मैं आपको ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जजेस और बेहतरीन वकील मौजूद हैं। तो आप मुझसे आगे से अगर ये सवाल पूछें कि देखें जी, मैं तो लॉ की एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे नजर आ रहा है जी कि इतनी पेंडेंसी है और लोगों का ये हाल है, तो मैं भी आपसे ये सवाल फिर पूछूंगा और बल्कि वजीर आजम साहब से भी पूछूंगा कि आप नंबर्स हमें क्रंच कर 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 दे रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आम आदमी की जिंदगी में क्या बेहतरी आई है
क्या लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है? क्या लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो गया है? क्या महंगाई के अंदर कोई कमी आ गई है? क्या लोग बिजली के बिलों में कोई कमी आ गई है? क्या पेट्रोल के रेट आधे हो गए हैं? हमें कुछ बताइए तो सही ना, बस नंबर्स क्रंच करने आते हैं जी। ये दुनिया का बड़ा एक आसान तरीका है। और आप देखिएगा कि ये अगर आप हमारे मुल्क के अंदर तो चले इस तरह की मजाका खेज बातें चल जाती हैं, ये दुनिया में किसी और जगह पे हम जाके अगर करेंगे कि हमारी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो हम पे हंसेंगे। हमारा स्टॉक एक्सचेंज का कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे नेबर में वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बैठा है, उसका जरा हुजूम देखिए, न्यूयॉर्क का, लंदन का, इनके स्टॉक एक्सचेंज के हुजूम तो देखिए। तो ठीक है जी, अगर हमने अपने आप को एम्बेरस करना है तो हम ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी हर तरह से ये ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क भी दुनिया में नंबर 1 हो और उसके तमाम इदारे भी दुनिया में नंबर 1 हो। देखिए ये तो ताहिर साहब, ये तो हर किसी की ख्वाहिश होगी, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होगी, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, साग डार साहब ये कह रहे हैं कि 130 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा कोई कर्जा नहीं है, सरमायादारों का एतमाद बहाल हो चुका है, पाकिस्तान जो है वो मुल्की मईशत जो है वो बड़े अच्छे उस पर चल पड़ी है, डायरेक्शन तय हो चुकी है। तो मतलब फिर हमारा जो वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि मुआशी पॉलिसियाँ बिल्कुल दुरुस्त सिमत में। तो मतलब ये सारे गलत कह रहे हैं, गलत बयानी है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी काबीना ही गलत बोले? देखिए जी, जहां तक इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर की बात है तो जाहिर है अगर आपसे पूछा जाएगा आप प्रोग्राम कैसा करती हैं, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता आप जो है वो क्या, लेकिन आप मोस्ट प्रोबेबली अपनी तारीफ ही करेंगे। अच्छा ये तो आपने मतलब देखें ताहिर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, चले इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। ये मुझे बताइए, पीटीआई तहरीरी मुआहिदा क्यों नहीं कर रही? नाज़रीन, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, लेकिन हम ज़रूर राब्ता करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अली ताहिर साहब, बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एक मरतबा फिर राब्ता बहाल हो गया है। अली ताहिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पीटीआई तहरीरी मुआहिदा क्यों नहीं कर रही, इससे पहलू तही क्यों कर रही है, इसकी वजह ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, एक तो मैं बड़ी सबसे पहले माजरत आपसे चाहता हूँ, थोड़ी सी तकनीकी मेरी तरफ से इशू हो गया था जिसकी वजह से जरा राब्ता मुनक़ता हुआ। मगर देखिए, आज की जो डेवलपमेंट है वो तो ये है कि जी 2 डिमांड्स हैं, वो खान साहब ने इजाजत दे दी है कि आप तहरीरी तौर पे दे दीजिए। 2 ही डिमांड्स हैं। एक तो ये है कि आप 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करा दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए, और दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिलीज कर दें और तमाम को रिलीज करें। खान साहब ये नहीं कहते कि मुझे रिलीज करें, बल्कि उनका कहना ये है कि पहले बाकियों को रिलीज करें फिर मेरे ऊपर बात आएगी। तो ये तो एक मेरे ख्याल में काबिले तारीफ, हम सबको मिलकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। बात सवाए कि एटीट्यूड मियां नवाज शरीफ जैसा हो कि बाकी सब जाए बाहर में, पीछे जेलों में सरते रहे, मैं सबसे पहले मुल्क से बाहर निकलूं, मैं फरार का रास्ता इख्तियार करूं। तो मेरे ख्याल में तो वो तहरीरी तौर पे भी आज जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो यही है कि दे दें। जाहिर है जब भी नून लीग से मुज़ाकरात होंगे, सब नून लीग के डसे हुए हैं, वो कोई भी सियासी जमात हो या कोई डिक्टेटर हो इस मुल्क का, उनके साथ वादा खिलाफी ही नून लीग ने की है। तो जाहिर है एक एप्रीहेंशन तो था कि ये शायद उसको एक रंग देने की कोशिश करेंगे कि हम शायद कोई एनआरओ मांग रहे हैं, जबकि हमें किसी एनआरओ की जरूरत है नहीं। तमाम जितने भी केसेस हैं खान साहब के ऊपर, उन सब के अंदर आपने देखा है या बेल्स हो चुकी हैं या एक्विटल्स हो चुके हैं। तो हमने तो सारे अदालतों से अपने केस खत्म कराए हैं। जिस तहरीरी मुआहिदे की बात की जा रही है वो आपकी तरफ से कब पेश किया जाएगा, कब वो तहरीरी मुआहिदा, उसके नुकात जो आप वर्बली कह रहे हैं, जो मुज़ाकरात में डिस्कशंस हो रही हैं, तो वो उनको तहरीरी मुसव्वदा कब शक्ल दिया जाएगा उसकी? जी, मेरे ख्याल में शायद मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, नेक्स्ट जो सिटिंग है हुकूमती कमेटी के साथ, उसके अंदर ये 2 डिमांड्स तहरीरी तौर पर सामने रख दी जाएंगी। अच्छा, कब होने जा रही है नेक्स्ट मीटिंग? ये this is yet to be decided. This is not, I do not have that certain information, but I know that this is going to be very soon. अच्छा अली ताहिर साहब, आप क्योंकि खुद कानून पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बैरिस्टर हैं आप, कानून और आइन को जानते हैं, ये बताइएगा कि जो मुआहिदा होने जा रहा है उसकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं और उस पर कितना अमल दरामद की उम्मीद रखते हैं आप?
देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर मुज़ाकरात हो जाएं और इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, बिकॉज अल्टीमेटली हमने इस मुल्क के बारे में सोचना है। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों के स्टेक्स ऐसे लगे हुए हैं कि उनकी हेजेमनी इस मुल्क के अंदर से खत्म होगी अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट वांट टू बी अ पेसिमिस्ट, लेकिन मुझे मुश्किल नजर आता है कि शायद वो लोग जो पूरे मुल्क के ऊपर काबिज होके बैठे हुए हैं, हर इदारे के ऊपर और हर बिजनेस के ऊपर, वो शायद एक स्टेप पीछे ले। मुझे ये नजर आता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, होपफुल है, अल्लाह ताला बेहतर करें, बेहतरी करें। इस मुल्क के बड़ा बेहतर है कि हम इस मुल्क में असली जमहूरियत लेकर आए और ये मुज़ाकरात आगे जाएं यकीनन बेहतर हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी उम्मीदें हम रखते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। मोहसिन काज़मी साहब से भी बात कर लेते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली ताहिर साहब से की जो गुफ्तगू उन्होंने की, बड़ी उम्मीदें उन्होंने जाहिर की और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी मुआहिदा जो है वो होने जा रहा है। आप समझते हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी? असल में थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना पड़ेगा आपको। पहले हम ये सुनते थे कि हुकूमत कहती थी कि पीटीआई वाले मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये मुसलसल तकरीबन कई महीनों हमने सुना। अच्छा, पीटीआई वाले मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत कहती है हम भी करना चाहते हैं। जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि जो रुकावट बीच में आ गई है वो रुकावट मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से नहीं है। अच्छा, हुकूमत नहीं चाहती थी, यानी कुछ रुकावट आई है? रुकावट आई हुई है ना इस वक्त। अच्छा। रुकावट ये आई हुई है कि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब पाकिस्तान में नहीं है, वो गए हुए हैं और इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि साहब उनसे मामला आगे नहीं बढ़े और मीटिंग का टाइम नहीं दिया। पीटीआई वाले से जो वादा किया गया था कि हम बानी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो नहीं होने दे रहे हैं, वो अभी तक नहीं होने दी। आज आप राना साहब का बयान सुन लीजिएगा, उन्होंने तो बड़ा खुल के कह दिया कि आप ये मालूमात करनी है तो आप उनसे करें, मोहसिन नकवी साहब से पूछें क्योंकि वजारत दाखिला उनके पास है और ये अडियाला का मामला भी उन्हीं के पास है। तो ये आप जरा देखें कि कौम में एक थोड़ा सा तजस्सुस इस बात का है कि भाई ये मिलने क्यों नहीं दे रहा, कौन है जो रुकावट पैदा कर रहा है मिलने के अंदर और कौन है जो मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाहता। तो इसमें दो बातें तो बड़ी वाज़ेह हैं। मुस्लिम लीग में 2-3 आदमी ऐसे हैं जो किसी कीमत पे इस मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने नहीं देंगे। अच्छा, क्यों? इससे उनका क्या फ़ायदा? हाँ, उनका फ़ायदा क्या है उसमें? एक तो मुस्लिम लीग की मरियम नवाज भी शामिल है और उसके अंदर ख्वाजा आसिफ भी शामिल है। अच्छा, ये इनके बयानात देख लेना आप। ये बयानात बता रहे हैं ना इस बात के कि जब वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं और आपसे तय हुआ था कि कोई ऐसा वैसा बयान नहीं देंगे तो आप फिर क्यों ऐसे वैसे बयानात दे रहे हैं। इसका मसला ये, हालांकि ये टीम जो बनी है गवर्नमेंट की वो नवाज शरीफ की मर्जी से बनी है। अच्छा, जिस तरह पीटीआई के बानी के तीसरा फर्द कौन है? तीसरा कौन फर्द है? तीसरे आते रहते हैं बयान, आपने देखा था तारड़ साहब भी देते रहते हैं, तलाल साहब भी देते रहते हैं। ये चाहते नहीं कि कामयाब हो। अच्छा, वजह क्या है कि देखिए जिस दिन ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उसमें पीटीआई को फायदा है, हुकूमत को नुकसान है। कैसे? हुकूमत को जाना पड़ेगा। अच्छा, पीटीआई में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि ये गलत है। ये सब इसलिए मफरूज़े जाती इख्तलाफात कुछ। मैं इसलिए कहता हूँ कि पीटीआई के अंदर ये अजीब बात है, हर आदमी अपना बयान दे देता है। उस बयान की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। बयान की वो अहमियत है जो कमेटी के मेंबरान दे, ठीक है, और जो बानी दे। ये 2 आदमी थे। मैं अलीमा साहब के बयान को भी अहमियत नहीं दूंगा, किसी के भी बयान को नहीं दूंगा। असल चीज़ ये अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पर पूरी तवज्जो रखे हुए है। अब इन्हें इंगेज करने के लिए, उनको दिखाने के लिए पीटीआई को और हुकूमत को आपस में बिठा दिया कि चलिए भाई बातचीत करें। मुझे तो इससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये रिजल्ट आएगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आएगा। जो फैसला एस्टेब्लिशमेंट करेगी वही फैसला जो है फाइनल फैसला होगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये कह रहा हूँ कि शायद
पस मंजर में एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई बातचीत कर रही है और मुझे उम्मीद है बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा इसका। अच्छा, और आपको बताऊं, ये देखिए ना, आज प्राइम मिनिस्टर साहब का कराची का दौरा देख लिए और उनके बयानात देख लिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत जो है अपने आप को समझती है कि अब हम एडॉकिज्म पे आ गए, अनलिमिटेड टाइम है हमारे पास, पता नहीं कब हमें जाना पड़ जाए। अच्छा। तो वही वो कर रहे हैं। अब रहा ये कि वो इनको जो तवज्जो देनी चाहिए थी, आज 2022 से लेकर 2024 आ गया। आप बार बार, आज भी मैं बयान सुन रहा था, वजीर ख़जाना साहब भी कह रहे थे, आपने भी अपने तबसरे में कहा कि वो कहते हैं जी हमने महंगाई बहुत कम कर दी, अब 13% पे आ गई है और हमने इंटरेस्ट कम कर दिया। तो महंगाई का वो एक बताइए कि किस चीज़ की महंगाई आपने कम की है? आटा महंगा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी, आपने गैस सस्ती कर दी, बिजली सस्ती कर दी, क्या चीज़ की? एक चीज़ भी सस्ती नहीं की है। आज भी आप मार्केट में चले जाएं तो कल से ज्यादा कीमत मांगते हैं आज की, है ना? तो फिर हम तो उसको कहेंगे ना, तो महंगाई तो जब होगी कम जब हमें खरीदने में पता चले कि हम कल 15,000 का सामान खरीदते तो वही सामान आज हमने 12,000 का खरीदा है, तब तो हम समझेंगे महंगाई कम हुई है। ये सब बयान लॉलीपॉप देने के लिए हैं और हुकूमत को ये एहसास हो गया है कि हमें मुल्क चलाने के लिए कोई ना कोई मुआहदा करना होगा अपोजिशन के साथ, बगैर इसके ये आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसके अंदर ये कि पीटीआई वाले जरा होशियारी दिखाएं, वो वाली बात ऐसा ना हो कि ये किसी ट्रैप में आ जाएं इसी ये मुज़ाकरात के चक्कर में। तो जिस तरह आज बानी साहब ने गैर मुतवक्के तौर पे कह दिया कि जाएं आप लिख के दे दें, ये लिख के देने के ऊपर जो है मुझे बड़ा एतराज़ है। अच्छा। इसलिए कि ये इनसे लिखवाएंगे, उसके बाद अपनी मर्जी का कमीशन बनाएंगे, अपनी मर्जी के जज लगाएंगे, अपनी मर्जी का फैसला लाएंगे और ये कहेंगे ये आपने लिख के दिया था, हमने उस पर अमल कर दिया। अच्छा, चलें, फहद शफीक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम फहद शफीक साहब। जी फहद शफीक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। जी फहद शफीक साहब, आज वज़ीर आज़म साहब कराची के एक रोज़ा दौरे पर थे और बड़ी अहम मुलाकातें उन्होंने की, अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें की। कैसे देखते हैं आप आज के दौरे को, जबकि तकरीबन 10 लाख लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा जब रोड्स ब्लॉक हुई, ख़ास तौर पे निट्टी जट्टी का जो पुल है वो बड़ा मसरूफ़ पुल है, लोग ऑफिसेस पहुंचने में देर से पहुंचे और कुछ तो पहुंच ही नहीं पाया, जो पहुंच गए फिर वो वापस नहीं हो पाए। तो बहुत सारी चीज़ों को बड़ा मिस मैनेजमेंट देखने में भी आई, रोड बड़ी ब्लॉक रही। तो इस कैसे देखते हैं, क्या कराची के मसाइल हल करने में कुछ मददगार होगा ये दौरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका। लेकिन मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि मैं किस सवाल का जवाब दूं, कि कराची की बेहतरी के लिए ये दौरा मुफीद होगा या रोड ब्लॉक्स का जवाब दूं? आप दोनों सवालों के जवाब दें, 1 बाय 1 दे दें। देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान है, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और उनकी सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेदारी होती है, चाहे कोई भी वजीर आजम हो, चाहे इमरान खान वजीर आजम हो, चाहे आसिफ जरदारी वजीर आजम हो, चाहे बिलावल भुट्टो वजीर आजम हो, चाहे नवाज शरीफ वजीर आजम हो, चाहे शहबाज शरीफ वजीर आजम हो। शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल नहीं करते, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को प्रोटोकॉल करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से आ जाएं तो लोग बैठ के बातें करते हैं कि हुकूमती पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ बाय रोड निकल के आ जाएं तो लोग बोलते हैं ट्रैफिक जैम हो गए। तो आप बताएं क्या करें, हवा में उड़ के तो नहीं आ सकते सर, हवा में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और कोई भी बंदा किसी स्टेट की पोजीशन पे आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस स्टेट की होती है कि वो उसको प्रोटोकॉल करे। आपको पता है यहाँ के हालात कितने ज्यादा इश्यूज हैं, चाइना के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और ज्यादा। अब अगर हमारे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक किसी स्टेट के नुमाइंदे के ऊपर हमला होता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पीछे हम लगे हुए हैं, दिन रात कोशिशें कर रहे हैं वजीर आजम और उनकी कैबिनेट कि वो आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े, तो वो आएंगे, वो बोलेंगे जब आप अपने स्टेट के नुमाइंदे को प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं कर सकते तो आप हमें क्या सिक्योर करेंगे? नंबर 1। तो ये लोग तो बातें करते रहेंगे। उसी से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर आज कराची आए थे, बिल्कुल मैं भी उनके साथ था उस दौरे में। प्राइम मिनिस्टर स्टॉक एक्सचेंज भी गए, प्राइम मिनिस्टर ने कस्टम में जाके भी उनके नुमाइंदगान से बात की। प्राइम मिनिस्टर आगा खान
इसमें ट्रस्ट हॉस्पिटल में भी गए। देखें, जो स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर गई, अब लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियली गई। जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही थी तो क्रिटिसाइज कर रहे थे हुकूमत को कि नीचे आ रही है। तो किस हाल में खुश हैं, करें क्या? गला भी काट देंगे तो कोई सब ये बोलेंगे ये तो इन्होंने गलत जगह से काट लिया, इसको सही नहीं काटा। अच्छा, लेकिन आवाम तो आपके साथ है ना? हम समझदार हैं, मेरी बात सुनिएगा थोड़ी सी। हम समझदार हैं, हम शऊर रखते हैं। 8-9 महीने हुए वजीर आजम को हल्फ उठाए हुए, 8-9 महीने और आज को ले लें, वजीर आजम की डे 1 से कोशिश है कि मईशियत किसी तरह स्टेबल हो जाए। अभी आपके सामने उड़ान पाकिस्तान का जो होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा प्राइम मिनिस्टर ने पेश किया है, वो एक बहुत जबरदस्त चीज है। उसके अलावा कितनी कंट्रीज के, कितने ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स आए पाकिस्तान में, अपने डेलीगेशंस को लेके आए, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आए, बिजनेस कम्युनिटी को लेके आए, ताकि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट ला शफीक साहब, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो तो सारे बाहर चले गए, सारा अपना बिजनेस उठा के उन्होंने दुबई और दूसरी जगहों पे जो सेटल कर दिया, तो उस नुकसान का क्या होगा? बाहर जो सरमायादार, बैरूनी सरमायादार है, वो ये भी तो देख रहे हैं कि जो लोकल इन्वेस्टर है वो बाहर जा रहा है, तो ये इमेज नहीं खराब करेगा? मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा। पिछले 3.5 साल इमरान खान का दौर, उसके बाद 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट, 11 जमातों की गवर्नमेंट थी, कैबिनेट के अंदर 11 जमातों के नुमाइंदे थे। अब 8 महीने से शहबाज शरीफ साहब की, पीएमएलएन की हमारी अपनी कैबिनेट है, जिसमें फैसले लेना आसान होता है। आप इस चीज को जानती होंगी ना, किसी भी बिल को अप्रूव कराने से पहले उसको कैबिनेट में पेश करना पड़ता है, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा तो वो असेंबली में जाएगा। ऐसा ही है जी। इसाक डार साहब ने भी तो कहा है कि पीडीएम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। आपने मुझसे सवाल तो कर लिया जी, लेकिन नाजरीन ये सोचेंगे कि उस सवाल का जवाब तो सुने फाज शफीक से, तो फाज शफीक को जवाब देने में आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब सिचुएशन क्या है कि चीजों को बेहतर करने के लिए इट विल टेक सम टाइम। मैजिक नहीं है कि हमने चुटकी बजाई और सब चेंज हो गया। 8 महीने में आप मुझे एंकर हैं, आप रोज प्रोग्राम करती हैं, आप मुझे बताएं क्या आपको 10% भी बेहतरी नजर आई है शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से? सर मुझे तो आवाम, देखें फाज शफीक साहब, मुल्क में बेहतरी आई या नहीं आई, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो तो अवामी रवैया है ना। अवाम तो पिस रही है ना, अवाम के यूटिलिटी बिल्स देख लें, आप एक काम करें जी, आप एक काम करें, आप स्टूडियो से निकले किसी दिन, रोड शो करें और अवाम से ये सवाल करें कि क्या आपको 10% भी कारकर्दगी नजर आ रही है? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको सही तरीके से सिचुएशन पता लग जाएगी। देखें, बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अच्छी चीज को अगर सपोर्ट करें, हम चाहते हैं कि आईएमएफ से अपनी जान छुड़ाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारा जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ना शुरू हो, चीजें बेहतर होनी शुरू हो। हम अभी जितनी भी कंट्रीज के साथ एमओयूज कर रहे हैं, बैक टू बैक डिफरेंट कंट्रीज की बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में दौरे कर रही है और हमारे साथ एमओयूज कर रही है। वो एमओयूज से क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर में यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पैसा आएगा, मुल्क की मईशत अच्छी होगी। और क्या करें बताएं मुझे उससे आईएमएफ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आईएमएफ के नुमाइंदे का ये बयान है पिछले दिनों, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है बीबीसी पे, कि जिस स्ट्रैटेजी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगली दफा पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ आना पड़ेगा। अच्छा, तो इससे बड़ी मिसाल तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो और शहबाज, ठीक है फाज शफीक साहब, अली ताहिर साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही कि आईएमएफ से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, कर्ज उतारने की बात आपने की, तो ये इससे पहले भी स्कीम आई थी मुल्क संवारो कर्ज उतारो वाली, वो भी कहीं दरमियान में ही रह गई थी। बहरहाल अली ताहिर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने भी तमाम गुफ्तगू सुनी, कुछ कहना चाहेंगे? आपको कहीं नजर आया कि आवाम को रिलीफ मिला? जी, मैं बेसिकली एक रिमार्क देना चाहता हूँ। वो जो आपका रोड ब्लॉक वाला सवाल था, उस पे मेरे भाई फरमा रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर से आए और टेररिस्ट अटैक्स हो रही हैं और चाइनीज को कॉन्फिडेंस दिलाना है। तो वो मुझे शोले फिल्म याद आ गई। उसमें अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से कहता है कि मेरा रिश्ता मांगने जाओ, तो वो उनको जाके कहता है कि बस वो थोड़ी बहुत गैम्बलिंग कर लेता है।
लेकिन उसकी गलती नहीं है, थोड़ी बहुत पी लेता है तो थोड़ी बहुत गैम्बलिंग कर लेता है। तो मुझे ये जवाब इसी तरह लगा कि चूंकि सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, आपने इंश्योर करनी है, आप नहीं करवा पा रहे, इस वजह से आप पाकिस्तान के लोगों के रास्ते बंद कर देंगे। और देखिए सुबह में मुझे पता लगा कि चंद जो बुकला है वो बेचारे फंसे रहे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। लोग बच्चों को जो स्कूल छोड़ने जा रहे थे वो फंसे रहे, उनमें खवातीन भी थी। शहबाज शरीफ साहब एक अकेले आदमी नहीं है जो इस मुल्क में रहते हैं, ये कराची है, ये जाती उमरा नहीं है कि जब आपका दिल चाहेगा आप सड़कें बंद कर और आप चले जाएंगे। प्लीज आप इस बात को जी ठीक है, ठीक है नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मोहसिन काज़मी साहब से बात कर लेते हैं। मोहसिन काज़मी साहब ने दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी और मेरे सवालात भी सुने, और आप मुझे बताइए, ज़ाहिर है तज्ज़ियाकार हैं आप और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर सिचुएशंस पे, कि आवाम को इन मसाइल के हल के लिए किसकी जानिब जाना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, कौन करेगा अवामी मसाइल का मदावा? आवाम ने एक फैसला तो 8 फरवरी को दे दिया था, आपने उसको तस्लीम नहीं किया। अब फिर होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर उस वक्त 50 अरब खर्च हुए थे, अब मुमकिन है कि 70 अरब खर्च हों। फिर इलेक्शन होगा, फिर आवाम फैसला देगी और आप फिर तस्लीम नहीं करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे। तो पाकिस्तान की इलाज ये कि पहले आप इंतखाबात को तस्लीम कर लें। अब इस वक्त 2 सूरतें, या तो आप PTI को ये रिलीफ दें कि वो अपने मुकदमे अदालतों में लड़ें, जो इलेक्शन वाले मुकदमे की बात कर, ट्रिब्यूनल्स वगैरह वगैरह के, और उनको मौका मिले वो हुकूमत बनाए किसी के साथ। और PTI वाले एक ज्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं और पूरी कौम के साथ कर रहे हैं PTI वाले। उसमें मैं बानी साहब को ज़्यादा मुलजिम मोरिद इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि वो कर रहे हैं गैर रिवायती सियासत। अच्छा, जो रिजल्ट उनके इलेक्शन का आया था उसमें वो हुकूमत तो बना नहीं सकते थे, लिहाजा उनको किसी ना किसी के साथ हुकूमत बनानी चाहिए थी। अच्छा, वो अगर मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनानी थी तो PP के साथ बना लेते, बनानी तो चाहिए थी, उनको नहीं बनाई, उसका खमियाजा वो भी भुगत रहे हैं और उनके वर्कर भी भुगत रहे हैं। आज भी यही हाल है कि जो फार्मूला पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ तय किया हुआ है वही फार्मूला PTI उनके साथ तय कर ले, मुस्लिम लीग हट जाएगी, PTI आ जाएगी, हुकूमत बन जाएगी। ये थोड़ा बहुत 2 साल 3-2.5 साल जो बचे हैं इसमें आप मुल्क को बेहतर करें और इसके बाद इलेक्शन करवा दें। आसान सा हल जो है वो नज़र आए वो ये। आवाम का मसला ये, हमने कहा ना कि हम लोग जो है, आम लोग जो है, हम पिस रहे हैं महंगाई में। हमारा बिल बढ़ के आता है, बिजली का बिल, और उसके बाद हमें हर चीज़ के अंदर हमें पैसे बढ़ के मिल रहे हैं। तो हम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई हुकूमत आए, कोई इक़्तिदार में आए, ऐसा शख्स आए जो हमें महंगाई का रिलीफ दे के दिखाए। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है मोहसिन काज़मी साहब, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, आज आपकी बात हो रही है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और फ़ाद शफीक साहब से बात कर लेते हैं। फ़ाद शफीक साहब, आपकी नज़र में जो मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है, जो आवाम महंगाई में पिस रही है या बिल्स में फंसी हुई है, इसका कोई हल है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में हल जो है वो यही होता है कि कोई भी हुकूमत आती है वो अपना एक स्ट्रेटेजी बनाती है, एक प्लान बनाती है, उस प्लान पे अमल करती है, फिर थोड़े अरसे बाद चीजें चेंज होना शुरू होती हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि डे फर्स्ट से प्राइम मिनिस्टर जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर और उनकी कैबिनेट काम कर रही है और उसके रिपरकशंस अब नजर आना शुरू हो गए हैं। अगर हम हर वक्त बैठ के तनकीद ही करते रहे तो फिर तो हर चीज ऐसी रहेगी। अभी जो हमारे पावर के मिनिस्टर हैं सरदार उवैस लगारी, उन्होंने बाकायदा एक टीवी शो में ये बात बोली थी कि अगली गर्मियों से पहले इंशाल्लाह हम जो यूनिट्स हैं उसके पैसों में कमी करेंगे। और अभी आज भी आपके सामने पैसे कम हुए यूनिट्स के ऊपर। देखिए डे बाय डे पैसे कम हुए हैं सर जी आज? देखिए कुछ मतलब हुए, कुछ 1 रुपए के करीब हुए, लेकिन सर 75 पैसे फी यूनिट कम हुए हैं। जी 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 जी। अब इसके बाद लेकिन जब बढ़ते तो 20 रुपए फी यूनिट भी बढ़ जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अगली गर्मियों से पहले पैसे कम होंगे। कराची के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर हम कराची की बात करें वो के इलेक्ट्रिक के पास है। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि वो प्राइवेट इदारा किसका था, आरिफ नकवी का था, जो कि इमरान खान का इन्वेस्टर था, जिन्होंने
एग्रीमेंट्स ऐसे किए अपनी गवर्नमेंट में रहते हुए कि आज कोर्ट में केस है कि इलेक्ट्रिक वर्सेस गवर्नमेंट का, तो हम उसको किस तरीके से छेड़ दें? आप मुझे एक बात बताएं। लेकिन उसके बावजूद सरदार उवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ है कि कराची की आवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ दें। ये सीईओ जो के इलेक्ट्रिक के बैठे हैं, ये सर के इलेक्ट्रिक 2018 में आई है जी सर। के इलेक्ट्रिक उसके जो वो थे एग्रीमेंट्स, वो रिवाइज हुए थे। आरिफ नकवी को इमरान खान ने दिया था, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। सर उससे पहले इमरान खान का मेन इन्वेस्टर था, जो कि आज पाकिस्तान से भागा हुआ है, जिसका ईसीएल में नाम है। और उसके बाद ये सीईओ बैठे और पूछ लें। सर के इलेक्ट्रिक तो इससे पहले भी मौजूद थी। के इलेक्ट्रिक वो शंघाई के बाद 3 साल पहले या 4 साल पहले की बात हो रही है। देखिए मेरी बात सुने ना, उसके बाद जब ये सिचुएशन आई तो हम बेहतर करना चाहते थे। जब बेहतर करने की तरफ गए 16 महीने की गवर्नमेंट में, तो ये कोर्ट चले गए। कोर्ट जाके इन्होंने स्टे ले लिया। जो सीईओ इस वक्त मौजूद हैं वो स्टे पे मौजूद हैं। मैं यही तो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। अवाम को ये सिचुएशन तो बताएं, इसी वजह से तो मैं इतनी डिटेल में जाके बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो रही, अब आपने जैसे देखा होगा कि मुख्तलिफ कंट्रीज से डेलीगेशंस आ रहे हैं बैक टू बैक, उनके साथ हमारे लीग ने दी है इसको। फाज शफीक साहब, एक्सटेंशन आपकी गवर्नमेंट ने दी है? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी। हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये इसकी तस्दीक करें जाके, आप इसकी तस्दीक कर लें। हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी सर इसको एक्सटेंड। अच्छा सर, देखिए बिजली के मामले पे अगर आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की आपने बात छेड़ी है, जो इमरान खान के इन्वेस्टर थे, इमरान खान के दौर में इनको एक्सटेंड न्यू एग्रीमेंट्स हुए। आरिफ नकवी ने खरीदी थी, अबराज ग्रुप ने खरीदी थी। आप इसकी डिटेल तो चेक करें। आप के इलेक्ट्रिक पे और बिजली के ऊपर पावर डिवीजन पे पूरा प्रोग्राम कर ले मेरे साथ। मैं आपको पावर डिवीजन पे तो प्रोग्राम कर करके थक गए। आईपीपीएस का मामला आज तक कभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। के ऊपर कैसा एक्शन लिया? आईपीपीएस के ऊपर कैसा एक्शन लिया? कितनी आईपीपीएस खत्म करा दी? सर आपका मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का 15-15 साल 17-17 साल का टेन्योर है। आप उसे 3.5 साल के टेन्योर से कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं? फिर आप एक बात तो फिर आप मेरी माने। अच्छा, इस कराची में, इस पाकिस्तान में बिजली के कितने बड़े क्राइसिस थे। मियां नवाज शरीफ जब 2013 में वजीर आजम बने, 2013 से 18 तक उन्होंने क्या क्राइसिस खत्म किया पूरे पाकिस्तान का, लोड शेडिंग का। इस बात को मानती है नहीं मानती? ठीक है। तो इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज को टाइम लगता है। मियां नवाज शरीफ ने जहाँ यानी आप ये कह रहे हैं 5 साहब लोड शेडिंग होती थी, उस लोड शेडिंग को खत्म किया, पावर प्लांट लगवाए। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची ये बात कह सकता है। वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पे बिलिंग नहीं होती, जहाँ पे कुत्ते लगते हैं। फाज शफीक साहब, आपके कहने का मतलब है कि आवाम फेडरल भी एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे को क्या 5 मिनट को लाइट नहीं जाती। पूरे फेडरल भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर को देख लें, जहाँ कुंडे लगते हैं, जहाँ चोरी होती है। 3.5 करोड़ की आबादी की बात हम कर रहे हैं। कराची की अगर हम बात करें, आपके कहने का मतलब यह है कि आप आवाम को सब्र की तलकीन करें। आप कह रहे हैं कि टाइम दें, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि अभी 8 महीने हुए हैं। मैं टाइम नहीं कह रहा जी। मियां नवाज शरीफ 2013 में वजीर आजम बने, 2017 तक वजीर आजम। सर आज की बात कर ले, उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। आज वजीर आजम साहब कराची आए, कराची वालों को क्या दिया उन्होंने? वफाक से कुछ मिला कराची वालों को? मियां नवाज शरीफ ने कराची को अमन दिया है, जो आज हम आप सुकून से अपने शहर में घूमते हैं। वरना यहाँ टारगेट होती थी। मुझे बताएं किसने और दिया अमन? परवेज मुशर्रफ जर्नैल थे, सदर थे पाकिस्तान के, क्या उन्होंने कराची को अमन दिया? ठीक है फाज शफीक साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। ठीक है फाज शफीक साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपकी बात सुन ली, बिल्कुल ठीक है। मोहसिन काज़मी साहब से भी बात कर लेते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, फाज शफीक साहब ने जिन तारों को छेड़ दिया है, जिन चीज़ों को छेड़ दिया, ये तो वो बहुत पुरानी बात है। वो 3 टेन्योर को हम कैसे 3 साल या 3.5 साल से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? मतलब हर चीज़ का मलबा अगर किसी इस तरह की हुकूमत पे डाला। असल में बात ये कि आप बिल्कुल सही कह रही है, गुफ्तगू होनी चाहिए करंट के ऊपर। आज की पोजीशन क्या है और कल आप हमें क्या देना चाहते हैं। हमें इससे बहस नहीं कि पीटीआई की हुकूमत आती है या मुस्लिम लीग की आती है। अच्छा, आप जबरदस्त क्राइसिस में जब आपने इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए तो उस वक्त 6% ग्रोथ थी पाकिस्तान की।
2022 के तरह जी। और साबित हुआ कि वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो गलत लाई गई, उससे नुकसान हुआ मुल्क को। उसके बाद से मुसलसल आपकी हुकूमत है, आज भी आपकी हुकूमत है, जैसे तैसे भी बनी। तो आप डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास वो किधर गए वो सारे जादू की छड़ियाँ कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे और हम मुल्क को संवार देंगे और हम जो है वो सस्ती रोटी देंगे और वो दानिश स्कूल खोलेंगे? किधर गए सब? इसलिए कि आपके पास इख्तियार तो आपके पास है इस वक्त। तो अब आवाम तो इस इंतजार में बैठी है कि बस कल इलेक्शन हो फिर इनको हम जवाब दें। चले, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाय साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अहमद चनाय साहब। वालेकुम सलाम। अहमद चनाय साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया, स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से भी खिताब किया। उन्होंने कहा मईशत बड़ी मुस्तहकम हो गई, अपने कदमों पे खड़ी हो गई और स्टॉक एक्सचेंज भी दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज करार दे दी गई है। कुछ अहम बात ये भी हुई कि उनके खिताब के फौरी बाद ही तकरीबन 1900 पॉइंट्स नीचे आ गए स्टॉक एक्सचेंज के अचानक ही। तो मतलब ये अचानक से फ्लक्चुएट हुआ, कैसे देखते हैं आप? तो वहीं पे मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी ये तो एक कामयाबी है जो आपने हासिल की है और इसको अब आखिरी होना समझे और हम मिलके जो है वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए और मजीद कामयाबी के लिए और माशी तरक्की के लिए काम करेंगे और अपने अहदाफ जो है वो नए मुकर्रर करते हैं। जहां तक सवाल की जी स्टॉक मार्केट में 1900 पॉइंट माइनस हुए, तो मैं समझता हूँ कि देखिए मार्केट में फ्लक्चुएशन आगे पीछे होती रहती है। आज एक मौके पे 3000 पॉइंट भी माइनस हुए थे और तकरीबन 1200 पॉइंट भी प्लस हुए थे और मार्केट आखिर में पॉजिटिव में बन गई है। तो ये मार्केट का फ्लक्चुएशन है जो लोगों की प्रॉफिट टेकिंग भी होती है और लोगों की एक एपिटाइट भी होती है, फिर कहीं रिडम्पशन भी होती है, सेलिंग भी आती है, इसके बाद फिर बाइंग भी आती है। तो ये नॉर्मल मार्केट का नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बात यह है कि मार्केट में इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए और मार्केट में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है सरमायाकारों की जानिब से, पूरी दुनिया के सरमायाकारों की जानिब से। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और इसी तरह अगर हम जाते रहे तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की बेहतरीन सबसे अच्छी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट हो जाएगी आने वाले दिनों में। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी उम्मीदें आपने दिलाई, क्योंकि आवाम तो बहुत परेशान है महंगाई से और मजीद चीज़ों में फंसी हुई है आवाम। वो तो यही कहती है कि हमें तो कहीं नज़र नहीं आता कि मुल्क में कहीं कोई इस्तेहकाम हो, बेरोज़गारी अपने उरूज पे जा चुकी है। अब मुझे ये बताइएगा अवामी शऊर के लिए कि स्टॉक मार्केट का मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम से क्या रिलेशन है, क्या मस्बत आशारियाँ हैं, क्या रिलीफ मिलता है अगर स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर चली गई है? तो देखिए, पहले हमें ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। जी। स्टॉक मार्केट जो है वो पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे ये सारे स्टॉक मार्केट की कंपनियां जो हैं ये अपनी कंपनी जब लिस्ट कराती है तो लोगों को अपने हिस्से से शेयर करवाती है। जैसे 30% जो है वो शेयर बाजार में फ्लोट करते हैं, 40% शेयर भी बाजार में फ्लोट करते हैं, जैसी कंपनी की एपेटाइट होती है। मैं समझता हूँ कि जब हमारी एक पूरे पाकिस्तान की एक ट्रेंड है कि जी हमने मुख्तलिफ जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो बैंक सिक्योरिटीज हो, तो ये भी इंडस्ट्री में या जो कंपनीज हैं जो कारोबार कर रही हैं उनमें इन्वेस्टमेंट है और उनमें इन्वेस्टमेंट की प्लेसमेंट है। सच्ची बात यह है कि जितनी ज्यादा ये प्लेसमेंट होगी, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतना हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब बढ़ेगा तो जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि न सिर्फ हमारे पास ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, हमारी मईशत में जो है वो पैसा घूम रहा होता है और एक सबसे जो अहम पहलू है वो हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो है जब हम कहते हैं कि पैसे जो है वो इवॉल्व होंगे और उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान की मईशत का जो है वो अफेक्ट आएगा। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उतना ही हम महंगाई पर कंट्रोल कर सकेंगे और उतने ही लोग खुशहाल होंगे। ठीक है, ठीक है। अहमद चनाय साहब, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म आज कराची के दौरे पर जब पहुंचे तो उन्होंने खिताब के दौरान कराची के बासियों के लिए कोई
मसाइल के हल का कोई ऐलान किया वफाक की जानिब से, कुछ लेकर आए हैं वो? आप भी कराची के वासी हैं, कुछ रिलीफ की बात हुई? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम बिजनेस कम्युनिटी को इनवाइट किया कि अगले हफ्ते मेरे यहाँ आए। मैं दाल चावल आपको दाल रोटी खिलाऊंगा और आपसे बैठ के बातें भी करूंगा, आपके मसाइल को सुनूंगा और आपकी तमाम मसाइल के हल के लिए मैं तमाम मिनिस्ट्रीज को बिठाऊंगा। देखिए, ये एक बहुत अच्छी ऑफर है कि जब ये बुलाते हैं और कराची के बाशिंदे जब वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान के इंडस्ट्री में जब वहाँ पहुँचते हैं, तो हम जो सबसे पहले बात करते हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एनेबलिंग बिजनेस की बात करते हैं कि कारोबार किस तरह हो सके। अगर कारोबार में पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है काम नहीं हो सकेगा, बिजली नहीं मिलेगी काम नहीं हो सकेगा, गैस नहीं मिलेगी काम नहीं हो सकेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सड़कें नहीं होंगी और मसाइल होंगे, लोग जो है वो अपने रोजमर्रा के मसाइल में फंसे रहेंगे, तो फिर कैसे जो है वो इंडस्ट्रियल तरक्की आएगी। तो हम हमेशा जब जाते हैं तो सबसे पहले कराची की हालत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से या आर्मी की सी मीटिंग होती है या प्रेसिडेंट से मीटिंग होती है, तो हम उस पर अपना पुरजोर जो है वो एक वजन रखते हैं कि जी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, कराची की जिंदगी को बेहतर किया जाए और कराची में जो है वो सड़कें ठीक हों, बिजली मिले, गैस मिले और पानी जो है जिसकी बड़ी किल्लत है वो भी हमें बाकायदगी से मिले। तो ये हमारे बेसिक डिमांड होते हैं कि जब लोगों की हालत अच्छी होगी तो हमारे कारोबार बेहतर होंगे। तो यही बात के इंसिस्टेंस के लिए जो है वो हमने प्रोग्राम बनाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने खत लिख दिया है कि हम आपकी पेशकश को कबूल करते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके पास आते हैं। जैसे ही वक्त मिलेगा हम जाएंगे और सबसे पहले हमारा बुनियादी मुतालबा जो है वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए होगा इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद शनाया साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोहसिन काज़मी साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी और बड़ी अच्छी उम्मीदें दिलाई उन्होंने और बड़ी अच्छी बातें की अहमद शनाया साहब ने कि वज़ीर आज़म जो है बड़े पुरुमीद हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है कराची की, जो कि अभी जो हालात हैं मौजूदा हालात में वो तमाम का तमाम कराची जो है वो उधड़ा हुआ है। आप उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतरी होगी? नहीं, अगर आज प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे तो अगर आज कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर देते कराची के बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर फौरी तौर पे, मसलन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप उठा के देख ली तबाह हो गया है, आप यही ऐलान कर देते कि बसें तो चलती रहेंगी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही करो, इसके लिए मैं फंड दे के जा रहा हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है क्योंकि आप सारा पैसा तो कराची से उठा रहे हैं। आपको जितना इनकम आपको कराची से होती है इतनी इनकम तो पाकिस्तान के किसी शहर से नहीं होती, तो इसका हक तो आप उसे दें ना। अब इसके अंदर ये हक वो भी मार रहे हैं जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और वह हक वफाक भी मारेगी तो फिर क्या होगा। तो इससे बेहतर तो विजिट उनका था, हमारे आर्मी चीफ जब तशरीफ लाए थे अभी और ताजिरों से मुलाकात की थी तो आप यकीन जाने ताजिरों ने हर बात खुलकर बयान की उनके सामने और उन्हें बड़ी तवज्जो से सुना और उसके बाद उस पर उन्होंने एक्शन भी लिया और उसके नताइज हमारे सामने आए। ये जो आपको मशीयत के तो थोड़े से ताने बाने नजर आ भी रहे हैं ना, इसमें उनको क्रेडिट जाता है, हुकूमत को नहीं क्रेडिट जाता। और ये हुकूमत दो चीजों पर लड़ रही है और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने सवाल किया था चनाय साहब से, देखिए ये एक तरफ कर रहे हैं हमारा टैक्स बढ़ा रहे हैं एफबीआर के जरिए और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं कि वो रेशो ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। ये दो चीजें करने से मशीयत का फर्क जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है। असल काम तो ये करना है कि आप फ्यूल सस्ता करें, आप ताकि जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में होती है वो सस्ती पैदा हो और उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो। असल बुनियाद तो वो है मुस्तकिल। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन काज़मी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया फाज शफीक साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताई साहब आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और बहुत शुक्रिया अहमद चनाय साहब के आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। नाज़रीन, रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को रिलीफ दे और ऐसे इक़दाम करे जिससे आम आदमी तक सहूलत जा सके। यही आज का टॉपिक था कि रियासत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।